हेलो स्टूडेंट्स, आज अब हम देखेंगे VSEPR थ्योरी, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन बंद प्रतिकर्षण सिद्धांत क्या है और किसके द्वारा दिया गया और इसके अंदर क्या क्या इसकी पोस्टुलेशंस हैं। VSEPR थ्योरी, VSEPR थ्योरी देखिए क्या है। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। तो संयोजकता कोष युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत क्या है, किसके द्वारा दिया गया और ये अपने को क्यों समझना आवश्यक है, इसके बारे में अपन देखते हैं। सबसे पहले थी बात ये कि ये थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी। जो VSEPR थ्योरी है, ये VSEPR थ्योरी किसके द्वारा दी गई। ये VSEPR थ्योरी जो है, शॉर्ट में इसको वशेपर भी बोला जाता है। ये थ्योरी दो बार दी गई, 1940 के अंदर और 1957 के अंदर। 1940 के अंदर जो थ्योरी दी गई थी ये कंप्लीट नहीं थी, क्योंकि कोई भी चीज़ जब एलिमेंट्री एक बार प्रारंभिक अवस्था में दी जाती है तो उसके बाद में फर्दर उसके अंदर कुछ और क्वालिटीज़ इंप्रूव की जाती है। तो इसी प्रकार से पहले थ्योरी दी गई थी। ये थ्योरी जो दी गई थी ये सिज्विक द्वारा दी गई थी, सिज्विक एंड पोवेल द्वारा, सिज्विक एंड पोवेल द्वारा दी गई थी 1940 के अंदर। और दोबारा 1957 के अंदर इसके अंदर कुछ एडवांटेज डाले गए, कुछ अच्छे इसके अंदर प्रॉपर्टीज डाली गई, जिससे इस थ्योरी की इम्पोर्टेंस थी वो बढ़ गई। तो 1957 के अंदर ये जो थ्योरी है वो गैलेस्पी एंड नाइहॉम द्वारा दी गई थी। गैलेस्पी एंड नाइहॉल्म द्वारा दी गई 1957 के अंदर। 1940 के अंदर सिज्विक एंड पोवेल द्वारा दी गई। ये मैं दो जो इनके सन और नेम इसलिए बता रहा हूँ कि कंपटीशन एग्जाम में पूछा हुआ है कि ये थ्योरी किसके द्वारा दी गई। और जब ये थ्योरी दी हुई तो ऑप्शन आपको जनरली यही मिलता है और इसी ऑप्शन को आपको प्रीफर करना है, क्योंकि ये जो थ्योरी है VSEPR थ्योरी, इसको सामान्यतः गैलेस्पी एंड नाइहॉल्म द्वारा दिया हुआ माना जाता है 1957 के अंदर। 1940 के अंदर फर्स्ट टाइम में इसको सिज्विक एंड पोवेल हर्बर्ट द्वारा दी गई थी। ये तो ये थ्योरी हो गई। अब इस थ्योरी के अंदर है क्या, तो कुल मिलाकर के अपन इसमें समझते हैं कि ये थ्योरी किस पर्पज से दी गई और इस थ्योरी के अंदर अपने लिए समझने वाली बात इस थ्योरी के अंदर क्या है। ये जो थ्योरी है कुल मिलाकर के किसी भी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम की कहानी है। जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी है, ये किसी भी मॉलिक्यूल का जो केंद्रीय परमाणु है उस केंद्रीय परमाणु की स्टोरी है। और ये स्टोरी क्या है, तो मैं इसको लिखता हूँ। सबसे पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पर मॉलिक्यूल, कोई भी अणु है, उस अणु का सेंट्रल एटम, उसका सेंट्रल एटम। अब इस सेंट्रल एटम के पास में दो कंडीशन हो सकती है। सेंट्रल एटम से सराउंडिंग एटम जुड़े हुए रहते हैं। तो सेंट्रल एटम के पास में, सेंट्रल एटम के पास में बॉन्ड पेयर BP यानी बॉन्ड पेयर हो, बॉन्ड पेयर प्रेजेंस हो और लॉन पेयर नहीं हो, ये एक कंडीशन हो सकती है। दूसरी कंडीशन इसके पास ये हो सकती है कि सेंट्रल एटम के पास में बॉन्ड पेयर भी है प्लस लॉन पेयर भी है, दोनों ही प्रेजेंस हो। जो किसी भी मॉलिक्यूल का सेंट्रल एटम है उस सेंट्रल एटम के पास में बॉन्ड पेयर, बंधी युग्म और एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, इसमें से केवल बंधी युग्म हो, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं हो। और दूसरे के अंदर क्या है, दूसरे के अंदर बॉन्ड पेयर भी हो और लॉन पेयर भी हो। बात यह है कि सेंट्रल एटम में अपने पास में केवल एक ही प्रकार के एटम रखता है क्या, या फिर एक ही प्रकार के इलेक्ट्रॉन पेयर रखता है क्या, या फिर दोनों प्रकार के रखता है। यहाँ पर ये दोनों प्रकार के रखता है, यहाँ पर ये एक ही प्रकार का रखता है। यानी कि जिस प्रकार से कोई व्यक्ति अपने सराउंडिंग एक ही प्रकार के लोग रखते हैं तो उसमें अच्छी बात है, और यदि वो अलग अलग प्रकार के लोग रखते हैं जो कुछ उनको सच्ची बात भी कहें और कुछ झूठी बात भी कहें, तो इसका मतलब है कि उस व्यक्ति के अंदर कोई इनको विकृति आ जाती है। तो वही कहानी कुछ यहाँ पर होने वाली है। ऐसी देखिए, तो जब किसी के पास में ओनली बॉन्ड पेयर है, लॉन पेयर नहीं है, ऐसी कंडीशन में उस सेंट्रल एटम जिसमें अंदर प्रेजेंस है उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री और उसका शेप सेम होगा। उसकी ज्योमेट्री एंड उसका शेप बोथ विल बी सेम। ठीक है,
जब उसके पास में केवल बॉन्ड पेयर होगा, लॉन पेयर नहीं है, तो उसकी ज्योमेट्री और शेप सेम होगा और ये ज्योमेट्री होगी वो हाइब्रिडाइजेशन द्वारा डिसाइड की जाती है या फिर रेगुलर ज्योमेट्री बोलते हैं इसको, रेगुलर ज्योमेट्री होगी, रेगुलर ज्योमेट्री होगी। बट यदि उसने अपने पास में बॉन्ड पेयर भी रखा, लॉन पेयर भी, दो तरीके के अलग अलग रख दिए, तब ये मामला यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा, उसकी ज्योमेट्री और उसका शेप एक जैसा नहीं रहेगा। यानी कि जब उसके पास में बॉन्ड पेयर भी है और लॉन पेयर भी है, इट दैट केस ज्योमेट्री और उसकी शेप विल नॉट बी इक्वल, ज्योमेट्री और शेप होंगे वो इक्वल नहीं होगी, और उसकी ज्योमेट्री होगी जनरली या शेप है वो डिस्टॉर्टेड हो जाता है, डिस्टॉर्टेड हो जाता है। यानी कि हिंदी में बोले तो इसके अंदर विकृति आ जाती है, यानी आकृति में विकृति आ जाती है। ये कहानी है। अब इस कहानी को समझते हैं। यदि किसी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के सराउंडिंग केवल बॉन्ड पेयर है, कोई भी लॉन पेयर उपस्थित नहीं है, तब उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री और उसका शेप सेम होगा और इसकी ज्योमेट्री रेगुलर ज्योमेट्री होगी और ये ज्योमेट्री डिपेंड करेगी सेंट्रल एटम के हाइब्रिडाइजेशन पे। सेंट्रल एटम का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा उसके अकॉर्डिंग इसकी ज्योमेट्री होगी और उसका वही शेप होगा, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो अपन कह सकते हैं कि किसी भी अणु के केंद्रीय परमाणु के चारों ओर जब इलेक्ट्रॉन युग्म केवल बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं होते हैं, ऐसी कंडीशन में उसकी ज्यामिति और उसकी आकृति समान होती है और उसकी ज्यामिति संकरण द्वारा तय की जाती है। इंग्लिश में देख जिसको यदि बोल रहे हैं अपन तो ये है कि इफ द ऑल electron pair surrounding the central atom are bond pair, there is no lone pair, then geometry and the shape of the molecule will be same and geometry will be decided by the hybridization of the central atom. सेकेंड केस लेते हैं कि बॉन्ड पेयर भी है, लॉन पेयर भी है। इफ ऑल द इलेक्ट्रॉन पेयर सराउंडिंग द सेंट्रल एटम are not bond pair and there are also some lone pair present, then the geometry and the shape of the molecule will not be same, shape will be distorted, shape will be distorted because of the repulsion between the bond pair लॉन पेयर और लॉन पेयर लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर। ठीक है, दोबारा देख लेते हैं अपन कि जब किसी भी केंद्रीय परमाणु के पास में बंधी एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म और एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दोनों उपस्थित होते हैं तो उसकी ज्यामिति और उसकी आकृति समान नहीं होती है, उसकी आकृति में विकृति आ जाती है और ये विकृति एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म एवं एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म तथा एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म तथा बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म के बीच में प्रतिकर्षण के कारण होती है। और प्रतिकर्षण किस प्रकार से होगा? सबसे पहले लॉन पेयर और लॉन पेयर के बीच में सबसे ज़्यादा होगा, फिर होगा लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में, और फिर सबसे कम रहेगा बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन रहेगा। ये है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। यानी कि वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो इलेक्ट्रॉन पेयर ओनली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है तो उसकी ज्योमेट्री रेगुलर होगी, और यदि उसके वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ साथ में लॉन पेयर भी है, तब उसकी ज्योमेट्री डिस्टॉर्टेड हो जाएगी बिकॉज ऑफ द रिपल्सन बिटवीन द लॉन पेयर एंड लॉन पेयर बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर। ठीक है, ये कहलाती है VSPER थ्योरी। शॉर्ट में इसका यही पॉपुलेशंस है, दो मुख्य पॉपुलेशंस है। यदि केंद्रीय परमाणु के पास में सारे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है तो ज्योमेट्री एंड शेप रेगुलर होगा, और बॉन्ड पेयर के साथ में लॉन पेयर भी है तो ज्योमेट्री एंड शेप होगा वो रेगुलर नहीं होगा, डिस्टॉर्टेड हो जाएगा। तो ये VSPER थ्योरी के मुख्य दो बातें या मुख्य दो सिद्धांत है, चाहे आप 11th क्लास से ले लें और इससे लेकर के हायर कंपटीशन तक, कहीं तक की भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये दो बातें आपको याद रखने के लिए सफिशिएंट है। यदि आप इसको शॉर्ट में समझने के लिए इस चार्ट का यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, फिर मैं आपको इसके बारे में फर्दर डिटेल समझाता हूँ। ठीक है, तो कुल मिलाकर के अब अपने को समझना क्या है? कुल मिला के अपने को ये समझना है कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड पेयर है या लॉन पेयर है या फिर बॉन्ड पेयर के साथ में लॉन पेयर भी प्रेजेंस है। देखिए बॉन्ड पेयर तो होगा ही,
बॉन्ड पेयर के बिना लॉन पेयर का कोई वहाँ रहने का मतलब ही नहीं है, लेकिन कितने बॉन्ड पेयर है और कितने लॉन पेयर है ये डिटेल अपन जानेंगे। तो ये जो मॉलिक्यूल मैंने पहले ही लिख रखे हैं, इस मॉलिक्यूल के अंदर अब अपन देखेंगे कि कितने बॉन्ड पेयर हैं और कितने लॉन पेयर है, ये डिटेल अपन इसके अंदर देखेंगे। तो ये डिटेल जानने के लिए यहाँ पर जो लिख रखा है मैंने, ये जितने भी मॉलिक्यूल है, मेथेन, अमोनिया, वाटर मॉलिक्यूल, HCF2, HCO4, ClF3, SO2, Cl2, ये जो मॉलिक्यूल है, इन मॉलिक्यूल के अंदर अपन बॉन्ड पेयर फाइंड आउट करेंगे, लॉन पेयर भी फाइंड आउट करेंगे कि लॉन पेयर है या नहीं है, लॉन पेयर है तो कितने हैं, ये फाइंड आउट करेंगे। बट ये फाइंड आउट करने के लिए इससे पहले आपको फाइंड आउट करना होगा इनमें हाइब्रिडाइजेशन, कि इनका संकरण कौन सा है। फिर हाइब्रिडाइजेशन के बाद में आपको इनका हाइब्रिड ऑर्बिटल फाइंड आउट करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हैं। इसके बाद में आप इसके अंदर बॉन्ड पेयर फाइंड आउट करेंगे और इसके बाद में अपन इसके अंदर लॉन पेयर फाइंड आउट कर पाएंगे। ये है अपने पास में। तो सबसे पहले अपन इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करेंगे कि इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, इसमें संकरण कौन सा है। तो हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करने के लिए किस प्रकार से अपन हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करने के लिए मैंने पहले वीडियो एक डाल रखा है, हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना, और हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करने के अंदर उसके अंदर फॉर्मूला और तमाम प्रकार के जितने भी प्रकार के उदासीन, धनायन या ऋणायन प्रकार के जितने भी अपने पास में रहते हैं उन सब के हाइब्रिडाइजेशन ज्ञात करने के मैंने डिटेल से उसमें बता रखा है, एग्जाम्पल लेकर के बता रखा है। तो आप उस वीडियो को जरूर देखें, तब आप उसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करने का तरीका सीख जाएंगे। मैं एक बार यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला वापस लिख देता हूँ, 1/v2v प्लस m प्लस माइनस चार्ज, ये फॉर्मूला है। V का मतलब है कि सेंट्रल एटम के वैलेंस सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, m का मतलब उससे मोनोडेंटेट कितने जुड़े हुए हैं, उसके ऊपर चार्ज कितना है। फॉर एग्जांपल मेथेन है, मेथेन का सेंट्रल एटम कार्बन है और इस कार्बन के पास में बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, m की वैल्यू वहां पर 4 हो गई, तो 4 और 4 8 हो गए, 8/2 यानी कि 4 आ गया। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गए यहाँ पर 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। ये मॉलिक्यूल ये था। अब अपन लेते हैं इस मॉलिक्यूल का अमोनिया के लिए। अमोनिया में सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, m वहां पर जुड़े हुए 3, तो 5 और 3 8, 8 डिवाइडेड बाय 2 वही आ गया 4, और जब ये 4 है तो इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन इसका हो गया sp3। फिर वाटर मॉलिक्यूल लेते हैं। वाटर मॉलिक्यूल के अंदर सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में आप जानते हो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, इसके ऊपर यूं लाइन खींच दो, ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, उससे हाइड्रोजन 2 जुड़े हुए, तो 6 और 2 8, 8 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि वापस आ गया 4, और जब ये 4 आया है इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन इसके अंदर हो गया sp3। अपन लेते हैं XeF2। XeF2 के अंदर सेंट्रल एटम जिनॉन है, जिनॉन के आउटर मोस्ट सेल में वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि ये इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस में 8 होते हैं, 8 और m की वैल्यू वहां पर 2 है, तो 8 और 2 10 हो गए, 10 डिवाइडेड बाय 2 5 हो गया, और जब 5 होता है तब हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d, हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए 5। XeOF4 वापस जिनॉन, जिनॉन के आउटर मोस्ट सेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, उससे m कोई नहीं जुड़ा हुआ है, m का मतलब कौन जुड़ा हुआ आता है, m का मतलब हेलोजन या हाइड्रोजन, वहां पर ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, तो जिनॉन के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर 8 हो गया, m की वैल्यू है नहीं, चार्ज इसके ऊपर कुछ भी है नहीं, तो 8 डिवाइडेड बाय 2, 8 डिवाइडेड बाय 2 यानी 4, और जब 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3, ये 4। ClF3 कार्बन, सॉरी क्लोरीन, क्लोरीन के बाह्यतम कोश के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, m की वैल्यू है यहाँ पर 3, 7 और 3 10, 10 में 2 यानी कि sp3d, sp3d ये हो गया 5। SO2Cl2 सेंट्रल एटम सल्फर, और सल्फर के बाह्यतम कोश में सल्फर ऑक्सीजन फैमिली का है, तो जो ऑक्सीजन में होते हैं वो इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन होंगे, तो सल्फर के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन 8 है, 8 और उससे मोनोडेंटेट 2 जुड़े हुए, तो 8 और 2 10 हो गए, 10 डिवाइडेड बाय 2 5, और जब 5 है तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d। ये अपने पास में मॉलिक्यूल के अंदर
जनरली अपने पास में n की वैल्यू आ गई, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन भी आ गया और n की वैल्यू भी आ गई। तो अब अपन को फाइंड आउट करना है कि बॉन्ड पेयर कितने हैं और लॉन पेयर कितने हैं। तो इसके अंदर बॉन्ड कितने बने हैं, कार्बन से 4 हाइड्रोजन अटैच है, तो 4 हाइड्रोजन अटैच है, इसका मतलब बॉन्ड पेयर कितने हुए 4, सिग्मा बंद 4 बने, तो बॉन्ड पेयर यहाँ पर 4 हो गए। तो लॉन पेयर क्या हुआ 0, क्योंकि जब ये n का मतलब यहाँ पर हाइब्रिड ऑर्बिटल ये है और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल ये संख्याओं में है, तो इसका मतलब है कि ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल या तो सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे या लॉन पेयर के रूप में रहेंगे। तो ये इसमें से 4 थे, चारों ने 4 सिग्मा बॉन्ड बना दिए, तो लॉन पेयर नहीं रहा। यहाँ पर NH3, तो अमोनिया के अंदर 3 हाइड्रोजन अटैच है, 3 हाइड्रोजन अटैच है, इसका मतलब बॉन्ड कितने बने 3। जब बॉन्ड 3 बने तब टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 थे, इसमें से 3 ने बॉन्ड बनाने में भाग ले लिया, तो एक कितना रहा लॉन पेयर के रूप में। फिर वाटर मॉलिक्यूल के अंदर देखते हैं, वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन से हाइड्रोजन 2 जुड़े हुए हैं, 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, इसका मतलब बॉन्ड पेयर कितने हो गए 2, जबकि टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 है, तो इसके पास में लॉन पेयर कितने रह गए 2। ठीक है, इसी प्रकार से XeF2 के अंदर देखिए सिग्मा बॉन्ड कितने बन रहे हैं 2 ही बन रहे हैं सिग्मा बॉन्ड, जबकि इसके बाद में हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हैं 5 है, तो सिग्मा बॉन्ड तो बने 2, हाइब्रिड ऑर्बिटल टोटल 5 है, तो लॉन पेयर कितने हो गए 3। इसी प्रकार से XeO4, तो इसमें सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं 4, यहाँ पर 4 है, तो ये 4 हो गए और लॉन पेयर इसके पास में 0 रह गया। ClF3 सिग्मा बॉन्ड 3 बन रहे हैं, बॉन्ड पेयर हो गए 3, जबकि टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल 5 है, तो 3 - 5 यहाँ पर आगे लॉन पेयर हो गया 2। यहाँ पर इसके पास में मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं 4, 2 ऑक्सीजन 2 क्लोरीन 4 जुड़े हुए हैं, जबकि हाइब्रिड ऑर्बिटल 5 है, तो सिग्मा बॉन्ड ऑर्बिटल या बॉन्ड पेयर तो हो गए 4, जबकि लॉन पेयर हो गया 1। तो ये अपन ने इस मॉलिक्यूल के अंदर लॉन पेयर फाइंड आउट कर लिए और बॉन्ड पेयर भी फाइंड आउट कर लिए। ये बॉन्ड पेयर है, ये लॉन पेयर है, और जिसके अंदर कोई लॉन पेयर नहीं है उसकी ज्योमेट्री रेगुलर होगी। फॉर एग्जांपल 4 और 0 लॉन पेयर नहीं है, इसका मतलब इसकी ज्योमेट्री और शेप सेम होगा, इसकी ज्योमेट्री और शेप सेम होगा। बाकी सब के अंदर लॉन पेयर भी है और बॉन्ड पेयर भी है, इसमें बॉन्ड पेयर 3, लॉन पेयर 1, बॉन्ड पेयर 2 और लॉन पेयर भी 2, बॉन्ड पेयर 2, लॉन पेयर 3, बॉन्ड पेयर 3, लॉन पेयर 2, 4 और 1। जब ये बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर दोनों प्रेजेंस है तब अपन ने एपी चार्ट बनाया था। उस चार्ट में सेकंड वाली कंडीशन आ रही है, इफ देयर आर बॉन्ड पेयर, इफ द ऑल द सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन पेयर आर नॉट बॉन्ड पेयर and there are some lone pair also present, then the geometry and the shape will not be same and shape will be distorted। तो इस और इसके अलावा ये जो 2 मॉलिक्यूल आपको दिख रहे हैं, इन दोनों के अलावा सभी की जो ज्योमेट्री होगी वो डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री होगी, ये VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग। मैं कुछ मॉलिक्यूल आपको और भी लेकर के उनका कुछ बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर उसके अंदर ये तो हो ही गए हैं, मैं कुछ और एग्जांपल ले लेता हूं, उस एग्जांपल के अकॉर्डिंग अपन उसमें बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इस प्रकार से इसमें बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर फाइंड आउट करने के लिए आपको पहले उसमें हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना आना चाहिए, और हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करने के लिए आप मेरा दूसरा एक वीडियो दिया हुआ है, उस वीडियो को देखेंगे। उस वीडियो के अंदर हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना इस नाम से डाला हुआ है, तो आप वहाँ से ईजी वे के अंदर उसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। XeF5, XeF4, SF4, ClO2 माइनस SO3 माइनस, ये कुछ मॉलिक्यूल है, मैंने नए कुछ अणु लिए हैं। इन अणुओं के अंदर अपन हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करेंगे। जिनोन के बायतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, m की वैल्यू 5 है, तो 8 और 5 आपके पास में हो गए 13, 13 डिवाइडेड बाय 2, तो 13 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया 6.5, तो 6.5 का मतलब 7 होगा, और 7 है तो हाइब्रिडाइजेशन रहेगा sp3d3। ठीक है, ये 7। XeF4, इसमें बायतम कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं 8 और 8 + 4 12, 12 डिवाइडेड बाय 2 6 है, इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d2 और ये 6। SF4, S के आउटरमोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, m की वैल्यू यहाँ पर है 4, 6 + 4 10, 10 डिवाइडेड बाय 2 5, और जब 5 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d,
ये 5, ClO2 माइनस सेंट्रल एटम क्लोरीन, क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं 7 और m की वैल्यू वहाँ पर 0 है लेकिन -1 है तो -1 को +1 करके लेके तो 7 और एक 8 डिवाइडेड बाई 2 तो 8 डिवाइडेड बाई 2 4 हो गया और जब 4 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, ये हो गया 4। यहाँ पर SO3 2 माइनस तो इसके अंदर सेंट्रल एटम सल्फर, सल्फर के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 + 2 चार्ज के 6 + 2 8 डिवाइडेड बाई 2 4 और जब 4 आता है तब हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 और ये 4। तो अब अपन इसमें बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर फाइंड आउट कर लेते हैं। उसमें 5 बॉन्ड पेयर है, 5 सिग्मा बंध बन रहे हैं तो बॉन्ड पेयर हो गए 5, बॉन्ड पेयर 5 हो गए। तब आपको यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस दिख रहा है, लॉन पेयर कितना रहेगा 2। ओके, दूसरे के अंदर देखते हैं, सिग्मा बॉन्ड 4 है, 4 मॉलिक्यूल इससे अटैच है, सेंट्रल एटम से 4 एटम अटैच है तो यहाँ पर 6 है तो बॉन्ड पेयर कितने हो गए, बॉन्ड पेयर हो गए यहाँ पर 4, बॉन्ड पेयर 4 हो गए तो आप इसके पीछे लॉन पेयर कितने रह गए 2। इसी प्रकार से SF4 के अंदर टोटल मॉलिक्यूल या टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल है 5 और सिग्मा बॉन्ड कितने बन रहे हैं 4 तो बॉन्ड पेयर हो गया 4 और इसके बाद में इसमें लॉन पेयर कितना रह गया, लॉन पेयर रह गया 1। इसी प्रकार से नेक्स्ट मॉलिक्यूल है, इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड 2 है, सिग्मा बॉन्ड 2 है जबकि हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 है तो इसके पास में 2 बॉन्ड पेयर रह गया और 2 क्या रह गए, लॉन पेयर। इसी प्रकार से इस मॉलिक्यूल के अंदर देखते हैं, टोटल इससे अटैच एटम है 3 और जबकि टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 है तो इसमें से 3 अटैच है तो 3 तो सिग्मा बंध बना देंगे और एक क्या रहेगा, लॉन पेयर के रूप में। तो इस प्रकार से ये इन मॉलिक्यूल के अंदर अपन ने हाइब्रिडाइजेशन भी फाइंड आउट किया, हाइब्रिड ऑर्बिटल भी फाइंड आउट किए, बॉन्ड पेयर भी फाइंड आउट किया और लॉन पेयर भी फाइंड आउट किया। कैसे हुआ थोड़ा सा एक बार मैं वापस बता देता हूँ। जो भी मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल का सबसे पहले आपको हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, मैंने दूसरा वीडियो बना रखा है, उस वीडियो को आप देखिए। वो देखने के बाद में किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन वेरी इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो, तो उसको जरूर देखिएगा। ये हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। ये हाइब्रिडाइजेशन ऐड कर लीजिए, वही हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये 1 3 और 3 3 3 6 और 7 3 2 5 और 1 6 और ये 1 3 4 और ये 1 5। ये तो जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो जितने जो इसका हाइब्रिडाइजेशन है या जिसमें जितने ऑर्बिटल्स ने पार्टिसिपेंट किया इतने ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। तो ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल या तो सिग्मा बंध बनाएंगे या लॉन पेयर के रूप में रहेंगे। तो सिग्मा बंध कितने बन रहे हैं वो यहाँ से दिख रहे हैं, जैसे XeF5 5 एटम अटैच है तो 5 से ज़्यादा सिग्मा बंध नहीं बना सकता, तो इसने 5 सिग्मा बंध बना दिए। जबकि हाइब्रिड ऑर्बिटल 7 थे तो 2 कैसे रहेंगे, लॉन पेयर के रूप में। इस केस में देखते हैं कि इसके पास में टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल 6 है लेकिन ये सिग्मा बॉन्ड कितने बना रहा है 4, यानी कि बॉन्ड पेयर इसके पास में 4 है जबकि हाइब्रिड ऑर्बिटल 6 है तो इसके पास में लॉन पेयर कितने हो गए 2। तो इस प्रकार से इन मॉलिक्यूल के अंदर अपन बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर फाइंड आउट कर सकते हैं। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर फाइंड आउट करने और उसके बाद में हाइब्रिडाइजेशन पता होने से हम इन मॉलिक्यूल की डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री या डिस्टॉर्टेड शेप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अपने को कुल मिलाकर के इन अणुओं में इन लॉन पेयर की वजह से इनकी आकृति में जो विकृति उत्पन्न हुई है, वो विकृति उत्पन्न होने के बाद में ये मॉलिक्यूल किस आकृति का रह गया, तो ये आकृति जानने के लिए अपने पास में बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर की संख्या मालूम होना चाहिए। तो इनकी सहायता से अपन ये बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर की सहायता से इसकी डिस्टॉर्टेड शेप फाइंड आउट करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन करेंगे कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिस्टॉर्टेड शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। लेकिन वहाँ पर अपने को क्या चाहिएगा, वहाँ पर आपको बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर चाहिए और बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर ये हाइब्रिडाइजेशन से फाइंड आउट करने हैं। तो 3 स्टेप हो गए। सबसे पहले आप हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना सीखें। हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट हो जाता है तो और आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल भी फाइंड आउट हो जाएंगे, साथ साथ में हो जाएगा ये 2 काम। तो ये होने के पास में बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर होगा, वो फाइंड आउट करना है। बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर फाइंड आउट हो जाएगा तब आप इसकी डिस्टॉर्टेड शेप फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये डिस्टॉर्टेड शेप फाइंड आउट करना ये अपन नेक्स्ट का जो वीडियो होगा उस वीडियो के अंदर मैं डाल दूंगा। ये आपको कैसा लगा, इसमें यदि कोई आप और भी कुछ सुझाव जो भी हैं चाहते हैं, यदि स्पीड बढ़ाने की ज़्यादा है
या फिर स्लो है या कोई बात आपको समझ में नहीं आई हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप डालिए, ताकि मैं आपको उसकी जो प्रॉब्लम है नेक्स्ट टाइम में जब भी हो उसको डायग्नोस करने की कोशिश करूँगा। आप इनको जरूर देखिए, मैं बहुत ही सिंपल वे के अंदर पढ़ा रहा हूँ और ये जो चीज़ें बता रहा हूँ ये 11th से लेकर के टिल कॉम्पिटिशन एग्जाम तक, क्योंकि केमिस्ट्री के कॉम्पिटिशन एग्जाम कई तरीके के मैंने खुद ने दिए हैं और उनमें मैं सिलेक्ट हुआ हूँ, तो मुझे पता है कि क्वेश्चन कहाँ से आता है, किस तरीके से आते हैं। तो इस वजह से मैं आपको ये चीज़ बहुत बेसिक लेवल से बता रहा हूँ और ये चीज़ें हायर कॉम्पिटिशन एग्जाम तक भी आती है। तो हर कोई जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है या 11th-12th का स्टूडेंट है या नीट की, जेई की, जिसकी भी तैयारी कर रहा है, उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। तो प्लीज़ आप इनको देखिए और इनको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू।